सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। हर आने वाले लम्हे के साथ कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, अमवात हो रही हैं, लेकिन असल तशवीशनाक बात यह है कि वबा के इस दौर में भी सियासत की जा रही है। कल सिंध में डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉकडाउन मजीद सख्त करने का मुतालबा किया। आज शहबाज गिल ने इल्जाम सिंध हुकूमत पर धर दिया कि वो सियासत के लिए डॉक्टर्स को इस्तेमाल कर रही है। पीपल्स पार्टी का इल्जाम है कि गवर्नर सिंध ताजरों को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर उकसा रहे हैं। आज लाहौर में भी डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही मुतालबा दोहराया कि जो कल कराची में दोहराया गया। सवाल लाहौर में डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे कौन है? क्या हम सियासत, इल्जाम तराशी को एक तरफ रख कर वबा से निमटने का भी सोचेंगे? इसी बारे में आज हम सबसे पहले बात करेंगे। हमारे साथ लियाकत शाहवानी साहब हैं, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत है, उनसे बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डॉक्टर साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लियाकत शाहवानी साहब, ये अजीब सूरत हाल बन जाती है। हम देखते हैं कि विफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, इनके दौरान एक चपकलिश चलती चल जा रही है, एक दूसरे पर इल्जामात है। बलूचिस्तान हुकूमत क्या सोच रही है? कोई लॉकडाउन में नरमी का है इरादा? क्या सूरत हाल है? देखिए, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 5 मई तक लॉकडाउन में एक्सटेंशन कर दी है और बलूचिस्तान में लॉकडाउन एक्सटेंशन, रिलैक्सेशन या टर्मिनेशन का कोई भी डिसीजन बेस कर रहा है बलूचिस्तान में कोरोना के स्प्रेड और कंट्रोल पे। जो ही अभी जो नताइज हमारे सामने आ रहे हैं, जो लोकल स्प्रेड है हमारा वो तेजी से बढ़ रहा है। जो हमारे पास अवेलेबल जितने टेस्ट हमने किए हैं उसके परसेंटेज से 400% जो है तेजी से ये बढ़ रहा है। 11 अप्रैल को हमारे पास लोकल जो ट्रांसमिशन के केसेस 80 थे और कल रात तक जो मेरा साथ डेटा है वो 388 हो गए, 388। तो ये वो सूरत हाल है जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को मजबूर कर रही है कि वो लॉकडाउन का जो डिसीजन है एक्सटेंशन का वो भी लेना पड़ा। और साथ कुछ सेक्टर्स, हमने 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमने रिलैक्स किए थे फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर। ये सारे हमने रिलैक्सेशन प्रोवाइड की थी, लेकिन ये एसओपीज का हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि हर एक सूबा अपनी जो उनका मारूजी और मौजूदी हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए डिसीजन ले सकते हैं। तो उसी तनाजुर में ये हमने डिसीजन लिया है और आज फर्दर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के ज़ेर सदारत अभी जो मीटिंग खत्म हुई है उसमें कुछ फर्दर स्ट्रिक्ट मेजर भी लेने हमें पड़ गए, जिसके तहत हमारे कोयटा के शहरी जो लॉकडाउन को बहुत सीरियस नहीं ले रहे थे। ऑलरेडी हमने काफ़ी लोगों को चालान किए हैं, काफ़ी शॉप सील भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम जो है, जो हमें 5 सेक्टर में रिलैक्सेशन दी थी उससे कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाते हुए एक रिलैक्स माइंड सेट में वो कन्वर्ट हो गए। तो उसको बुनियाद बनाते हुए आज एक फैसला लिया गया कि 144 जो इम्पोज है उसको फर्दर रीइंफोर्स किया जाएगा। और कोयटा ही में हमारा एक क्वारंटाइन सेंटर है हजारगंजी में, जिसे हमने ज़ायरीन के लिए इस्टेब्लिश किया। तो वहाँ से अब ज़ायरीन निकाल के ये फैसला किया गया है कि जो लॉकडाउन को की जो एसओपीज उसको वायलेट करेगा उन्हें गिरफ्तार करके वो क्वारंटाइन सेंटर शिफ्ट किया जाएगा। और इसके अलावा एक और हमने डिसीजन ये लिया है कि घर से बाहर निकलते ही कोई भी शहरी वो अपने नाक और मुंह को ढांपने का पाबंद होगा। उसके लिए जरूरी नहीं कि मास्क ही हो, जो अवेलेबल उसके पास कोई कपड़ा है, चादर है, मुफलर है, शॉल है या फिर मास्क है, वो अपने नाक मुंह पे ढांपने का वो पाबंद होगा। ताकि ये बताएं कि शाहवानी साहब, मैं सिर्फ 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि ये इतनी तेजी से स्प्रेड की वजूहात क्या हैं, और दूसरी बात यह है कि क्या आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, आपके जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, आपके पास वो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं कि जिस तरह से ये बर्ड है उसको काउंटर कर मैं इसका जवाब शाहवानी साहब आप जरूर दीजिएगा। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी। शर्मिला साहिबा, ये क्या वजह है कि ताजिर कहते हैं कि हमने दुकानें खोलनी है और उस पर मुर्तज़ा वहाब साहब भी सईद गनी साहब को कहना पड़ता है कि जी ये तो गवर्नर यानी जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हैं वो सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। किस तरह साजिश कर सकते हैं? जी शुक्रिया उसामा साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि सूबे का, चाहे वो सिंध का हो, पंजाब का हो, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है वजीर आला होता है, और जो गवर्नर साहब होते हैं किसी भी सूबे के वो वफाक के नुमाइंदे होते हैं। और गवर्नर साहब का काम ये होता है कि वो सिर्फ वफाक की नुमाइंदगी करें और सियासत ना करें।
हो यहाँ ये रहा है कि यहाँ पर गवर्नर साहब भी भरपूर तरीके से सियासत कर रहे हैं। सिंध हुकूमत एक फैसला लेती है और गवर्नर साहब उसके बरक्स दूसरा काम करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि जी समाजी दूरी होनी चाहिए। अब गवर्नर साहब जो हैं वो 50 से 60 गाड़ियों का एंटोराज लेके जाते हैं BISP सेंटर विजिट करने के लिए। वहाँ पर वो लोगों से मिलते हैं, हाथ भी मिलाते हैं और जनाब उनके साथ मीडिया के भी बेशुमार नुमाइंदे होते हैं। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज की जा रही है लॉकडाउन की और समाजी दूरी की, जिसमें हम ना सिर्फ हम बल्कि इनके अपने वजीर आजम भी कह रहे हैं कि जी आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, वो जो है वो फ्यूटाइल हो जाती है। अच्छा, आपको लीड करना पड़ता है एग्जाम्पल से। जो आप करेंगे वो आवाम उसको फॉलो करेगी। अगर आप घर से बाहर निकल के मामूली जिंदगी गुजारेंगे तो आवाम भी कहेगी जी हम क्यों घर बैठे, हमारा भी तो काम है। दूसरी चीज ये होती है गवर्नर सिंध की मुलाकात पर भी आपका तराज है कि वो ताजरों से मुलाकात करें। उन्होंने कहा तो नहीं कि जाके आप दुकानें खोल दें, ताजर मिलकर आए और उसके बाद उन्होंने दुकानें खोल ली। अगर तो इसमें गवर्नर सिंध किस तरह आगे आ गया? और दूसरा ये कि फिर आप पर इल्जाम लगता है कि शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, तर्जुमान वफाकी हुकूमत के, वो कहते हैं जी कि ये डॉक्टर्स ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सिंध में, वो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के आला तरीन डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं लॉकडाउन सख्त किया जाए। कहते हैं कि जी सिंध हुकूमत करवा रही है डॉक्टर से। अब पंजाब में भी डॉक्टर्स ने वही प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी तरह किया कि लॉकडाउन मजीद सख्त किया जाए, खुदारा सख्त किया जाए। अब फिर आप पर इल्जाम आएगा कि जी सिंध हुकूमत यहाँ डॉक्टर्स को कह रही है, पंजाब में भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले। तो देखें ना, पंजाब में अगर PMA के डॉक्टर सारे बैठ के कह रहे हैं कि लॉकडाउन मजीद सख्त कर दें और हमारे पास इस वक्त भी बड़ा प्रेशर है और खुदा न खास्ता ये वबा फैलेगी तो हमारे पास हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, तो वहाँ कौन सियासत कर रहे हैं? देखिए बात पता है क्या है, बात ये है कि वफाक को बड़ा मसला है कि ये कैसे हो गया कि इस बार हुकूमत सिंध ने बड़े अच्छे इकदाम उठाए और ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में उनकी पजीराई हो रही है। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब वो कोशिश क्या कर रहे हैं, उनकी पूरी एनर्जी इस तरफ नहीं है कि लोगों को इस वबा से कैसे बचाएं या लोगों तक रोजगार कैसे पहुंचाएं। उनका मसला इस वक्त ये है और पूरी जो एफर्ट्स लगाई जा रही है फेडरल मिनिस्टर से नीचे और गवर्नर सब के साथ लेके कि किसी तरीके से सिंध हुकूमत को डिस्ट्रैक्ट करें, उनका काम खराब करें। अगर लॉकडाउन जो है वो सही जानिब जा रहा है तो ट्रेडर से मसले करवा दें, मसाजिदें खुलवा दें, ये तमाम चीज़ें करें ताकि जब शरह अमवात बढ़ जाए या जो कंटेजन की स्प्रेड है वो बढ़ जाए तो कहें जी देखिए हमने तो कहा था कि लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं। आपकी तो शबीना साहब हमारे साथ हैं क्योंकि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत भी हमारे साथ है। मैं इस पर आपसे बात जरूर करूंगा क्योंकि वो तो पूरे पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता हालात बिगड़े तो उन पर भी तो इल्जाम फिर उसी तरह आएगा, सिर्फ सिंध हुकूमत में नहीं आएगा। बाबर साहब आपका सवाल। मैं लियाकत शाहबंदी साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो स्प्रेड है उसकी वजूहात क्या हैं और क्या आपके पास इतने मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, क्या मेडिकल की वो फैसिलिटीज़ आपके पास हैं कि इसके स्प्रेड को आप काउंटर कर सकें, जो लोग आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट कर सकें? जी बिल्कुल, हमने कोयटा में 13 आइसोलेशन फैसिलिटी और पूरे बलूचिस्तान में इसके अलावा 58 दीगर आइसोलेशन फैसिलिटीज इस्टेब्लिश किए हैं, तो कुल मिला के 71 आइसोलेशन फैसिलिटीज बनते हैं। और इसके अलावा 60 हमारे पास क्वारंटाइन सेंटर अब तक हम इस्टेब्लिश किए हैं। 1300 दीगर हमारे पास PDMA के कंटेनर्स हैं जिन्हें हम प्रिपेयर कर रहे हैं और ये बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में और मुख्तलिफ टाउन्स में ये हम पार्क करेंगे। कोयटा में हम 960 बेडेड एक आइसोलेशन फैसिलिटी कोयटा दश्त में इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसपे काम का आगाज हो चुका है और 460 बेडेड दीगर हमने फैसिलिटी कोयटा ही में रिसेंटली इस्टेब्लिश की है। मजमूई तौर पे 4000 बेडेड आइसोलेशन फैसिलिटी सिर्फ कोयटा में इस्टेब्लिश हो रही है, जिससे 3000 तकरीबन हो चुके हैं, 1000 मजीद होंगे। और इसके अलावा जो हमारे बॉर्डर हैं NDMA फेडरल गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं 600 कंटेनर्स टू बी पार्क्ड एट तफ्तान और 300 जो है कंटेनर वो पार्क होंगे चमन बॉर्डर पे। ये वो अरेंजमेंट अब तक हम कर चुके हैं। इसके अलावा कोयटा में एक लोकली आपने कहा 400% की रफ्तार से बढ़ रहा है, इतनी तेजी से बढ़ने की वजूहात क्या है? क्या लॉकडाउन जो था वो ठीक नहीं था, किस वजह से ये इतनी स्पीड से बढ़ रहा है? देखिए हमारा ख्याल ये है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता ये मजीद तेजी और शिद्दत से बड़े रैपिड पेस के साथ ये अब बढ़ रहा होता, अभी भी ज्यादा है। लेकिन ये है कि पहले चूंकि हमारा जो फोकस था शुरू में जब ज़ायरीन आए तो क्वारंटाइन सेंटर्स में भी वो रहे, क्वारंटाइन सेंटर कोयटा में भी वही रहे, तो ज्यादा टेस्ट जो है ना उन्हीं की तरफ हमारा
फोकस था। दूसरी बात ये, जब हमने शुरू किया टेस्टिंग तो 80 टेस्ट पर डे हमारी कैपेसिटी थी। अब हम वो बढ़ा के हमने 800 टेस्टिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ा ली है। तो जो लोकल लोग हैं उसके भी हम चूंकि टेस्ट कर रहे हैं तो उस तनासुब से अब परसेंटेज भी बढ़ रहा है, और चूंकि थोड़ा सा हमने पेस बढ़ा दिए, गो कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड। हमारा तो फौरी तौर पे ये प्लान है कि 50,000 लोगों के फौरी तौर पे टेस्ट करके जो एक्चुअल ट्रैजेक्टरी है हम उसको समझ सकें। लेकिन चूंकि हमारे पास टेस्टिंग किट, स्वैब और वीटीएम्स की जो है किल्लत है, खसूसन वीटीएम की ज्यादा किल्लत दरपेश है। शाबानी साहब, थोड़ा छोटा सा मेरा भी एक सवाल है कि जिस तरह आपने कहा 400% इजाफा हुआ है, तो ज़ायरीन की जो तादाद थी सिंध के हवाले से तो सिर्फ 15 से थी, 4,000 जो तकरीबन पंजाब से थे। बलूचिस्तान के लोगों की तो जो क्या उस वक्त लॉकडाउन जो है सही प्रॉपर किया नहीं गया था, क्यों इतने ज़्यादा केसेस जो है इजाफा हो गए? ये तो पंजाब में, ये सिंध में तो समझ आती है, बलूचिस्तान की उस हवाले से तादाद तो बहुत कम थी। क्या शुरू में लॉकडाउन में सख्ती नहीं थी? क्या वजह है जिस वजह से इतनी ज़्यादा तादाद में अलार्मिंग एक इजाफा सामने आया? देखिए, अगर आप तनासुब देखें, पूरे मुल्क में जो है तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, और जो ट्रेजेक्ट्री बताया जा रहा है कि 25 तारीख तक प्राइम मिनिस्टर साहब भी बता रहे थे कि शायद 50,000 लोगों में पॉजिटिव केसेस सामने आए, लेकिन चूंकि पूरे मुल्क में 1.25 लाख से ज्यादा टेस्ट नहीं हुए तो इतने पॉजिटिव केसेस सामने नहीं आए। इसी तनासुब से अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करके देख ले, ऑलमोस्ट बलूचिस्तान में भी सेम है। लेकिन एक खुशनसीबी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे सामने है कि जो मोर्टेलिटी रेट है बलूचिस्तान में वो दीगर सूबों से बहुत कम है, ओनली 1.5% है। और उसी के साथ जो रिकवरी रेट है वो भी दीगर सूबों से बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा है, विच इज 33%। तेजी से बढ़ने का ये है कि अभी तक सिर्फ 10-11 हमारे डिस्ट्रिक्ट में केसेस सामने आए, बाकी 20 डिस्ट्रिक्ट में केसेस सामने नहीं आए। अब हम रैंडम टेस्टिंग और सैंपलिंग शुरू कर रहे हैं, कोयटा से फिर आगे बढ़ाते हुए बलूचिस्तान में जाएंगे। इसमें भी आते हैं टेस्टिंग का, आपको तो कोई गिला नहीं वफाकी हुकूमत से, ये भी मैंने आपसे सवाल करना है। शर्मिला साहिबा, ये बताइए कि सिंध हुकूमत की तरफ से मुसलसल कहा जा रहा है कि एहसास है हमें लोगों की मुश्किल का, जाहिर है 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अब लोग परेशान हैं कि किस तरह वो लोग गुजारा करेंगे, उनके बच्चे घरों में भूखे प्यासे, यहाँ तक मसाइल आ गए हैं, बिल के लिए पैसे नहीं है, सारा कुछ है। तो कोई SOPs बनाकर आखिर कब तक हुकूमत फैसला कर लेगी? कोई ताजिर तो बार बार कह रहे हैं कि रमजान से हमने दुकानें खोल देनी है। देखिए, ताजिर बरादरी से बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह कल तक ये मामला हल हो जाएगा। इसमें कोई मतलब ये बहुत बड़ा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। वो हमने SOPs जो भी तैयार करने हैं उनसे बातचीत चल रही है, और होपफुली कल शाम तक जब आप शो कर रहे होंगे ये मामला हल हो चुका होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपने बलूचिस्तान के जो मेरे भाई हैं नुमाइंदे, उनसे भी बात की, वो भी कंप्लेन यही कर रहे हैं कि उनके पास टेस्टिंग किट्स की कमी है। सिंध भी यही शिकायत कर रहा है, पंजाब भी यही कर रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान भी यही कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी यही मामला हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि NDA में जो रोज बैठ के कहता है कि जी हमने इतनी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यहाँ पहुँचा दिए, इतनी टेस्टिंग किट्स वहाँ पहुँचा दिए, इतनी PCR वहाँ पहुँचा दिए, वो जा कहाँ रहे हैं? वो सिंध तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये कहाँ जा रहे हैं? अब बलूचिस्तान में भी नहीं है, बलूचिस्तान में भी उसकी कमी है, पंजाब के अंदर भी इशू। और आप जो ये बात कर रहे हैं ना कि ये केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं लॉकडाउन के बावजूद, इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान हर सूबा अपनी टेस्टिंग बढ़ाता जा रहा है अपनी अपनी कैपेसिटी से। सिंध जो पहले सिर्फ 500 टेस्ट पर डे करता था, आज तकरीबन 2,500 के करीब टेस्ट कर रहा है। जितनी आप टेस्टिंग, जितने ज्यादा लोगों को आप टेस्ट करेंगे उतने ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव केसेस सामने आएंगे। इस वबा से बचने का और इसके फैलाव को बचाने का तरीका ये है कि आप टेस्ट करें, आइसोलेट करें, टेस्ट करें, क्वारंटाइन करें, टेस्ट करें, क्वारंटाइन करें। और पंजाब भी अब यही कर रहा है, सिंध भी यही कर रहा है, बलूचिस्तान भी यही कर रहा है। जितने टेस्ट करेंगे उतने केसेस आपके सामने आएंगे। अगर आप टेस्ट ही नहीं करेंगे, अगर आपके पास टेस्टिंग किट्स ही नहीं है और आप टेस्ट ही दिन में अगर 100 कर रहे हैं तो आपके पास 15 केसेस होंगे। अगर आप 500 करेंगे तो आपके पास 50 होंगे। तो ये वजूहात है बढ़ने की, और ये इससे शायद घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मजीद टेस्टिंग बढ़ाने की और कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है कि जितने लोग आप टेस्ट करते हैं पॉजिटिव आते हैं उनको क्वारंटाइन करते जाते हैं, उतना ये स्प्रेड आप आगे बचाएंगे, ट्रेजेक्ट्री को रोकेंगे और जो कर्व है उसको फ्लैटन करने में कामयाब होंगे। लेकिन एक और जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि देखिए, सूबों के पास कितने ही वसाइल क्यों ना हो, ऐसे मौके पे जहाँ पर एक वबा फैली हुई है पूरे मुल्क में, जो आज से पहले कभी ना किसी ने सोचा ना समझा,
1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, उसके कुछ जो पैटर्न था उससे हम सीख रहे हैं। तो ऐसे मौके पे वफाक को सूबों की मदद करनी पड़ती है। अमेरिका में आप देखें ना कि न्यूयॉर्क के अंदर क्या हाल है। अब न्यूयॉर्क का गवर्नर इल्तिजा करता है ट्रम्प से कि जी हमें ये चाहिए वो चाहिए। अब ट्रम्प पर देखो ना, स्टेट को पहुंचाना पड़ता है, वहाँ पर ये नहीं होता। आप ये नहीं देखते इस वक्त आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आपके पंजाब शर्मिला मेरी बात सुने। आपके चीफ मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में बैठ रहे हैं, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो क्या जो सिंध के इश्यूज हैं उन मीटिंग में टेकअप नहीं किए जाते? वहाँ पर तो सीएम कह रहे हैं कि मैं अपने मामला को उनको बता रहे हैं सिंध के इश्यूज, और प्राइम मिनिस्टर उनको हल भी कर रहे हैं। तो फिर कौन से ऐसे इश्यू है जो हल नहीं हो रहे? प्राइम मिनिस्टर को बता रहे हैं एनसीसी की मीटिंग में बैठकर, लेकिन वो हल की जानिब नहीं जा रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं, हम तो पहले दिन जब 13 मार्च को बैठे एनसीसी की जो पहली मीटिंग हुई है, अब मुझे याद नहीं है 13 या 15 मार्च, इनमें से कोई एक तारीख है, अगर मैं गलत बोलूं तो आप लोग फिर मेरा गला पकड़ेंगे। तो एक जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें सबसे पहले सिंध ने कहा था हमें लॉकडाउन चाहिए। ये तो मिनट्स का हिस्सा है ना, ये तो आप मिनट्स निकाल के देख लें, लेकिन वफाक नहीं माना। इवेंचुअली 22 मार्च को जाके सिंध को खुद फैसला करना पड़ा और लॉकडाउन करना पड़ा। उसके 2 से या 3 दिन बाद पंजाब ने अपना फैसला कर लिया। ये वफाक की जानिब से नहीं आया। तो सिंध तो अपना मौक़िफ़ शुरू दिन से रख रहा है। सिंध शुरू दिन से कह रहा है हमें वफाक तो कह रहा है कि 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात जो हैं वो सूबों के पास हैं। उसामा साहब, आप शायद मैं अपनी बात सही समझा नहीं सकी, मैं दोबारा कहती हूँ। ये एक ग्लोबल पेंडेमिक है, ये एक इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी है। नॉर्मल हालात में जो सेहत का शोबा है या जो एजुकेशन का शोबा है, वो तमाम शोबेजात जो हैं वो सूबों के अख्तियार में है कि उन पे वो क्या फैसला करें। लेकिन जब ऐसी आलमी वबा फैल जाती है और ऐसी नेशनल वबा फैल जाती है जहाँ पर पूरा मुल्क उसकी लपेट में आ जाए, वहाँ को वफाक को आगे बढ़ के मदद करनी पड़ती है। फौज को क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया फौज को? सारे सूबों ने बुला लिया ना फौज की मदद के लिए। क्यों? इन सिविल एड बुलाया है ना, आपके आइन का हिस्सा है कि ऐसे मौके पे जहाँ सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, तबाही आ जाए, ऐसी कुछ वबा आ जाए, वहाँ पर तो फौज को भी आप बुला लेते हैं। तो वहाँ पर तो फेडरल गवर्नमेंट कहाँ है? फेडरल गवर्नमेंट क्यों कहती है कि हम ये तो 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व हो गया, हमारा काम नहीं है? कौन? तो ये तो फिर फौज भी कह दे कि हमारा काम नहीं है। इस तरह नहीं होता है। जहाँ पर आपको सियासत से बालातर होके काम करना पड़ता है, क्योंकि आपकी हुकूमत सिंध के अंदर नहीं है, पंजाब में है और केपीके के अंदर है, तो आप उनकी मदद कर रहे हैं, बाकी सूबों की मदद नहीं कर रहे। इस तरह नहीं होता है जी, ये दुनिया भर में आप उठा के देख लें। ठीक है शाहवानी साहब, आप ठीक है, आप तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, आपको कोई गिला है वफाकी हुकूमत से? कोई चीज, ज़ाहिर है कैपेसिटी का मसला है, टेस्टिंग किट्स तो अब पूरी दुनिया में हर मुल्क कह रहा है, अमेरिका जहाँ से उसको मिलती है वो खरीदना चाह रहा है, आप कह रहे हैं हम खुद भी अगरचे वो बना रहे हैं, लेकिन ये सब लोगों के लिए, सब ममालिक के लिए मसला है। आप एक तो इसका जवाब दीजिएगा, वफाकी हुकूमत से और क्या चीज़ आप समझते हैं कि होनी चाहिए जो अब तक नहीं हो रही, और दूसरा आप कब तक पीक देख रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि शायद मई में, तो उससे में अंदाजा होगा कि कब ये केसेस अपने ऊपर तक जाएंगे और उसके बाद फिर नीचे आना शुरू होंगे। देखिए, ये वो गिले शिकवे का नहीं है और बात गिले शिकवे की नहीं, ज़रूरियात की है। और ख़ुसूसन बलूचिस्तान जो है बाकी सूबों की निस्बत जो है उसके वसाइल कम हैं, मसाइल ज़्यादा हैं, मुश्किलात ज़्यादा हैं, पास के बेड गवर्नेंस का बर्डन है, हमारे पास पैसे कम हैं। और इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए फिर 2 इम्पोर्टेंट बॉर्डर, पाक अफगान, पाक ईरान, बड़े बॉर्डर हम संभाल बैठे हैं। तफ्तान में जब भी लोग आए तो क्वारंटाइन हमने इस्टेब्लिश किया, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, लेकिन हमने ये नहीं किया, कहा उनकी जिम्मेदारी, हमने ज्वाइंट की उसको एज ए नेशन जिम्मेदारी के तौर पे लेते हुए हम आगे बढ़े। 20 करोड़ रुपए हमने रिलीज किए, जो हमसे बन पड़ता था एक रेगिस्तान में, हमने वहां पर भी स्टैब्लिश किया क्वारंटाइन सेंटर, और 6600 लोगों की वहां पर मेहमान नवाजी करते रहे। अब हम समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट अगर बलूचिस्तान गवर्नमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, उसके मसाइल हल नहीं करते, उनको मैक्सिमम PCR मशीनें, स्वॉब्स, VTM किट्स, इक्विपमेंट्स नहीं फराम करते, एक तो ये है कि बलूचिस्तान स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, हम अपने लोगों का टेस्ट नहीं कर सकेंगे, हमें ट्रेजेक्टरी समझ नहीं आ सकेगा, हम उनकी मदद नहीं कर सकेंगे। और दूसरा ये, जब आप बॉर्डर खोलेंगे दोनों, ये जो इन्फ्लक्स आएगा हैवी लोगों का, उसको भी फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ेगा। आगे हम होंगे और हमारे पास अगर वसाइल नहीं होंगे, अगर हम उन लोगों का प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कर सके, पॉजिटिव और नेगेटिव हमें नहीं पता चला, ट्रेजेक्टरी हमें नहीं पता चला, क्वारंटाइन हमारे
हमारे साथ ज्यादा नहीं हुए, उनको नहीं रख सके, ये लोग पूरे मुल्क में फैल जाएंगे, फिर एक नया क्राइसिस जो है जन्म लेगी। और जितने भी सूबों में लॉकडाउन इस वक्त हमने किए हैं, जो मेहनत की है, वो सारा जो मेहनत है उसके सम्राट वो फिर जायल हो जाएंगे, क्योंकि नया एक अफगानिस्तान से भी लोग आएंगे, ईरान से भी बहुत बड़ी इन्फ्लक्स आएगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए एक तो ये है। दूसरा, हम ये समझते हैं कि कोरोना को हम चाइनीज मॉडल को सामने रखकर कॉम्बैट कर सकेंगे, जिसके तहत जो है नेशनल स्ट्रेटेजी, नेशनल पॉलिसी और नेशनल नरेटिव, यही एक काउंटर कोरोना जो है एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी हो सकती है उसको कॉम्बैट करने के लिए। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट इसके साथ हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो भी डिसीजन लिए हमने ज्वाइंटली लिए हैं, और हमने फेडरल गवर्नमेंट की जो भी डिसीजन आए हैं हमने उसको ऑनर किया है। शिवानी साहब, आपने नेशनल स्ट्रेटेजी और नेशनल पॉलिसी की बात की है। मसला ये है कि सिंध ये रो रहा है कि जनाब लॉकडाउन सख्त होना चाहिए, नेशनल पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि इतना सख्त नहीं होना चाहिए, सिंध ये कह रहा है कि दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि दुकानें पार्शली खुलनी चाहिए। तो फिर ये नेशनल कंसेंसस किस तरह से इवॉल्व होगा जबकि सूबों और वफाक के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग नहीं नजर आ रही कोरोना वाले इशू पर? देखिए, बहुत कुछ ऐसे मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको ऐड करते हैं वीडियो लिंक पे, और चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर साहबान उसमें तशरीफ फरमा होते हैं। कुछ ऐसे मीटिंग में मैं भी रहा हूँ सीएम बलूचिस्तान साहब के साथ। मुराद अली शाह साहब जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट से वो डिफर जरूर कर जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के रिलैक्सेशन के हवाले से कुछ सेक्टर को रिलैक्स करने का उन्होंने कहा था। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा, अपना जो उनका नरेटिव है वो उन्होंने सामने रखा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि रिलैक्सेशन सेक्टर्स में होनी चाहिए, लेकिन ये है कि प्रोविंसेस अपने अपने तौर पे अपने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो कंडीशंस हैं उसको देखते हुए डिसीजन ले सकते हैं। उसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। मेरे ख्याल में कोरोना को अभी फेडरल और चारों सूबे जो है अभी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, आज तक हम समझ रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं और सिंध में जो है और मजीद बेहतर तरीके से इससे निपटा जाएगा। बहुत शुक्रिया तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शिमला फारूकी साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल बारी साहब से, मुफ्ती नईम साहब भी हमारे साथ होंगे कि डॉक्टर्स जो बात कर रहे हैं क्या उलमा कराम वो कर सकते हैं, कि वो कह रहे हैं कि मस्जिद को बिल्कुल लॉकडाउन रखा जाए। हमारे साथ होंगे CEO इंडस हॉस्पिटल, बहुत मशहूर हॉस्पिटल पाकिस्तान का, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस वक्त भी जिस तरह पंजाब में डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वही बात जो कराची में डॉक्टर्स ने कही थी कि लॉकडाउन को मज़ीद सख्त किया जाए, और वो कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से ये वबा फैल रही है, और ताजिरों को भी वो अपील कर रहे हैं, मार्केट से अपील कर रहे हैं, हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ को इस तरह से ना खोला जाए, ताकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जिसका इमरान खान साहब ने ऐलान किया उसको भी नहीं। और डॉक्टर्स मुसलसल अपील कर रहे हैं कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि जी भूख से अभी तक मरते नहीं हमने सुना, लेकिन कोरोना से मुसलसल लोग मर रहे हैं, जहाँ बहक हो रहे हैं, तो इसलिए वो अपील कर रहे हैं लोगों से। अभी हमारे साथ मुफ्ती नईम साहब भी हैं जामिया बिनोरिया के मुफ्ती, और डॉक्टर अब्दुल बारी साहब CEO इंडस हॉस्पिटल। अब ये पाकिस्तान का बड़ा हॉस्पिटल है और ज़ाहिर है कि यहाँ भी बड़ी तादाद में मरीज़ आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने जिस तरह से अपील की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आपके साथ दीगर हमारे पाकिस्तान के बड़े डॉक्टर्स थे कि मार्केट से, ताजरों से, कारोबारी तबके से, हर किसी से आपने की, मसाजिद के हवाले से भी, लेकिन क्या आपने उलमा और ताजरों से बात की इस हवाले से? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमने आपकी गिरे की, लेकिन उसके बाद इनसे रब्ता करने की कोशिश हुई, उनको आपने आगाह करने की कोशिश की इस खतरे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा कि जी हमने क्यों इस किस्म का मुतालबा किया था, अगर आप देखें अपने डेटा को तो पिछले 1.5 महीने में जितने केसेस हुए वो तकरीबन 6000 के करीब थे, और पिछले 4-5 दिन के अंदर ये बढ़ के 10,000 हो गए। 4000 केसेस 4 दिन के अंदर हो गए, और ये इसी तरीके से राइज हो रहा है। इसी तरह डेथ भी, एक दिन में 17 डेथ हो गई। तो ये बहुत ही, जब से लॉकडाउन को ईज आउट किया गया तो हम समझते हैं, हमने कहा कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए, और पूरे इसमें हम मसाजिद का बड़ा एहतराम करते हैं, और हम सब लोग इंतज़ार करते हैं सारा साल कि जी रमज़ान के महीने में हमको 70 गुना और 700 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन सिचुएशन इस वक्त ये है कि हमने हर किस्म के मजमे को
नेगेट करना है, चाहे वो फैक्ट्री में हो, चाहे वो बाज़ारों में हो, चाहे दुकानों में हो, चाहे सुपर स्टोर्स में हो, और चाहे होटलों में हो, और चाहे ये मसाजिद में हो, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या है, क्योंकि यही एक ज़रिया होता है जो ये बढ़ाता है। हमारा ख्याल ये था कि लॉकडाउन 1 महीने का मुफ्ती साहब अब ये बात जिस तरह डॉक्टर्स कह रहे हैं, अब ये मुआहदा जिस तरह से हुआ उसमें सदर पाकिस्तान का भी किरदार है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये इसलिए हमने किया कि हमें पता था कोई नहीं रुकेगा। आज वज़ीर आज़म भी ये कह रहे थे मैराथन ट्रांसमिशन में, पता था कि लोग जाएंगे। हम अब भी कहते हैं कि लोग घरों में नमाज पढ़ें, लेकिन हमें पता था कि किसी ने बात नहीं माननी, 21 करोड़ लोगों को हम बंदूक की नोक पे नहीं रोक सकते। तो ये तो इसका मतलब है कि मजबूरी से किया है, उलमा के दबाव में किया है, फिर ऐसे लग रहा है जैसे हुकूमत ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि उलमा पर भी आवाम का बहुत ज़्यादा दबाव था कि ये उलमा जो हैं ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मसाजिद को आबाद ना करो। तो उलमा ने सदर ममलिकत के साथ बैठे हैं और बैठने के बाद एक लाएअमल तैयार किया और 20 नुकाती प्रोग्राम तैयार किया कि उनके तहत जो है वो आए। उसमें यह है कि 50 साल से ऊपर के लोग ना हों, और उसमें यह भी है कि नज़ला ज़ुकाम खांसी वाले लोग ना हों, और उसमें बहुत सारे शराइतें, सैनिटाइज़र करके आएँ, वुज़ू घर से करके आएँ, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ें। मैं इस बारे में कहता हूँ कि जब मैंने कल डॉक्टरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और सुनने के बाद अंदाज़ा हुआ कि ये मामला बिगड़ता जा रहा है, तो अब हुकूमत के लिए एक ही तरीक़ा है, और वो तरीक़ा ये है कि लॉकडाउन तो बिल्कुल गैर मौसर है। आप देख लीजिए बाज़ारों के अंदर रश है, रास्तों में रश है, चलने फिरने में रश है। अब अगर यहाँ पर मसाजिद की पाबंदी लगाते हैं तो सारी दुनिया ये कहती है कि जब दुनिया बाज़ार के लिए छोड़ा जा रहा है तो मसाजिद के लिए क्यों रोका जा रहा है। तो उसका वाहिद हल यही है जो सऊदी अरब ने किया और दुबई और कुवैत और ममालिक ने किया। इन्होंने ये किया कि लॉकडाउन जो है मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये कि बिल्कुल मुकम्मल कर्फ्यू लगा दिया जाए और इलाके के अंदर 10, 12, 15 दिन के लिए, ताकि कोई बाहर ना निकल सके, तब जाकर ये वबा कम हो सकती है। अगर लॉकडाउन को सख्त किया जाए तो जितनी भी सख्ती कर लें आवाम बाज नहीं आती। बच्चे रोडों पर क्रिकेट खेल रहे हैं और मुख्तलिफ मसाइल में उलझे हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका हल यही है। और अगर मसाजिद वालों पर जो शराइत रखे गए हैं, अगर उन शराइत पर नहीं उतरते तो वाकई मस्जिद इंतज़ामिया को इस बात का बता दिया गया कि अगर आप मामलात पर नहीं उतरे तो फिर उसके बाद मस्जिद को बंद भी किया जा सकता है, सील भी किया जा सकता है, और सारी जिम्मेदारी जो है वो इंतज़ामिया पर है जो मस्जिद की है। बहरहाल वो अमल तो करवा रहे हैं, फासला भी रख दिया है, सैनिटाइज़र भी रख दिए हैं, और उसके अलावा भी हम ये कहेंगे कि मसाजिद वालों को आपके तवस्सुत से कि वो फ़र्ज़ नमाज तो पढ़ लें अगर पढ़नी है, उनको इतना रमज़ान मुबारक का एहतराम है, लेकिन तरावी के लिए मैं कहूँगा कि वो अपने घरों में ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि मजमा जो है वो ना हो ज़्यादा, तो उसमें फिर मसाइल ज़्यादा पैदा होते हैं और यही उसका हल नज़र आता है और मज़ीद कोई हल नज़र नहीं आता। जी डॉक्टर साहब, मुफ्ती साहब, डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि शहबाज गिल सब कहते हैं कि सिंध हुकूमत की सियासत के लिए काफ़ी है, डॉक्टर अपना काम करें और किसी की सियासत के अलाकार ना बने और हुकूमत को अपना काम करने दें। मैं तो हम लोग गैर सियासी लोग हैं, हम तो इसमें लोगों को इस वबा से बचाने के लिए हैं। मेरा कमेंट उसमें कोई नहीं होगा, अल्लाह जाने, उनको जाने। हम लोग तो हमने ये शुरू कैसे हुआ, जैसे ही ईज आउट हुआ तो मैं इंडस हॉस्पिटल में, हमारा एक बड़ा यूनिट है कोविड का, मेरे स्टाफ ने अपने तशवीश का इजहार किया और किसी ने क्या कह रहे हो, ऐसे मैसेजेस मेरे पास आए कि मेरे दिल कट गया। और मैंने कहा कल को ये लोग कल ये नहीं होंगे तो ये चलेगा कैसे। तो तब हमने जाके आपस में बस तमाम डॉक्टरों ने मशवरा कि ये पूरे पाकिस्तान के डॉक्टरों की मुत्तफ़िक़ा इल्तिजा है, ताजिरों से, लोगों से, अवाम से, हुकूमत से, कि खुदा के लिए इसको सीरियस लें और इसके ऊपर जो एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं आप उसके ऊपर अमल करें। एक थ्योरी ये भी है कि अमेरिका और पाकिस्तान कोरोना जो है एक इकट्ठा आया, लेकिन अमेरिका जो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उसकी इकोनॉमी हमसे स्ट्रॉन्ग है, इसके बावजूद
वहाँ पर कोरोना का फैलाव पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा है। तो इसी बुनियाद पर यह दावा किया जाता है कि पाकिस्तानियों को सिर्फ डराया जा रहा है। हकीकतन कोरोना का फैलाव इतना ज़्यादा नहीं है। क्या वाकई ये ठीक है? जी, ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए दिल से, क्योंकि जिस तरीके से हमारे केसेस अब बढ़ रहे हैं, हमने टेस्ट ही नहीं किए हैं। वो अमेरिका में लाख टेस्ट दिन के हो रहे हैं, हम अभी बड़ी मुश्किल से हमने 3.5 के ऊपर पहुँचे हैं, 3.5 4 दिन के टेस्ट के ऊपर पहुँचे हैं। जब हमने टेस्ट शुरू में पहला 1 महीना सवा महीना हम रोज़ाना 700 800 मैक्स 1000 केस किए, हमने टेस्ट किए थे। जब हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया 250 और 3000 हुआ, एकदम केसेस ऐसे शूट किए। और मैं अभी भी कहता हूँ कि जो हमको कम से कम 75,000। चूँकि आपसे ये सवाल करना बहुत ही मुनासिब हुआ, क्योंकि सदर पाकिस्तान भी ये कह रहे थे कि अब इजमा हो चुका है तमाम उलमा का कि बुजुर्ग शख्स जो है वो यहाँ ना आए, बीमार शख्स ना आए। अब कोई आता है, क्योंकि बहुत से बुजुर्ग ऐसे देखे हैं खासतौर पे देहात में, कहते नहीं हम तो बस अब जाने वाले हैं दुनिया से, तो अब हम नेकियां ना कमाएं, ये क्या बात है। तो वो ज़रूर जाना चाहते हैं। तो क्या वाकई अब ये गुनाह में शुमार होगा अगर इसके बावजूद कि अब इजमा है इस पर, और फिर भी कोई शख्स जो है वो जाता है मस्जिद जबकि वो बीमार है या वो बुजुर्ग है, क्योंकि उससे किसी और को भी लग सकता है, तो ये तो वो औरों के लिए भी खतरा बन रहा है। तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, बुजुर्ग वो ये कह रहे हैं कि मस्जिद में जाऊंगा ताकि मुझे तो मरना ही है करीब, लेकिन ये मसला बुजुर्ग का नहीं है। उन बुजुर्ग से जो बीमारियां लगेंगी और वबा फैलेगी और जितने लोगों को नुकसान होगा उसका जिम्मेदार वो बुजुर्ग नहीं होंगे फिर। इसलिए बुजुर्गों से दरख्वास्त है, बीमारों से दरख्वास्त है कि वो अपने घरों में रहें ताकि मसाइल पैदा ना हो। ये तो आवामी नुकसान है, तो इसलिए जो है ना बुजुर्गों को, लोगों को एहतियात करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जैसे डॉक्टर साहब बारी साहब ने कहा है, तो ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर अमल किया जाए। हर चीज़ का एक माहिर होता है, फतवे के माहिर हैं उलमा, लेकिन अभी जो तिब्बी मसाइल हैं और सेहत के मसाइल हैं वो तो डॉक्टरों की राय ही को तरजीह दी जाती है। लेकिन मुफ्ती साहब, डॉक्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि मसाजिद अवामी इज्तिमात जो है उस पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए। इससे चूँकि वायरस फैल सकता है, क्योंकि हिफाजती जो इकदाम हैं वो इंश्योर नहीं हो सकते जिस तरीके से, क्योंकि नमाजियों में या कोई बीमार अगर आ जाता है तो वहाँ पे कोई डॉक्टर्स तो नहीं है। किस तरह आप बाइफ्रिकेट करेंगे कि ये इतनी इसकी एज है, ये बीमार है, ये नहीं है? किस तरह किसी को मस्जिद से आप निकाल सकते हैं? ये एक बड़ा मामला, एक बड़ा संजीदा वहाँ पे हो सकता है। देखिए, बात ये है कि मसाजिद में आप रोकें और बाज़ारों में लोग फिर रहे हों रोडों पर, तो लोग ये एतराज़ करते हैं मस्जिद वाले और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले कि भाई ये तो शाम आम फिर रहे हैं, बाज़ार में रश लगा हुआ है। अगर रोकना है तो फिर तमाम जगह रोका जाए। ये ना हो कि मसाजिद में इबादत के लिए रोका जाए और बाकी जगह रश हो, तो उसके नतीजा ये होगा कि आवाम के अंदर जो है वो एक हलचल सी होगी और वो इत्मीनान नहीं होगा। इसलिए अगर हम हुकूमत को अमल कराना है तो तमाम जगह अमल कराएँ। अभी भी देखें, बाज़ बाज़ार बिल्कुल बंद हैं, बाज़ बिल्कुल खुले हुए हैं, तो उसके नताइज तो फिर सही नहीं आएंगे। सिर्फ ये कहना कि मस्जिदों में वबा फैलती है, तो क्या ये वबा जो है बाज़ारों में और रोडों पर फिरने से नहीं फैलती? तमाम पर गौर करना चाहिए, उसके बाद फिर जो है मसला हल हो। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती नईम साहब और साहब, आप दोनों ने हमें वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे सलमान अहमद साहब से। मशहूर म्यूजिशियन हैं और ये भी कोरोना का शिकार हुए, अब अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। हमारे साथ हैं सलमान अहमद साहब, मशहूर गुलकार हैं, म्यूजिशियन हैं, जुनून बैंड इनका कौन नहीं जानता। लेकिन इनकी तबीयत भी ख़राब हुई, यानी कोरोना का टेस्ट इनका पॉजिटिव आया और ये न्यूयॉर्क में थे। इनसे इस हवाले से बात भी करते हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया। आज टेलीथॉन भी थी, वज़ीर आज़म भी उसमें शामिल थे और हम जानते हैं कि आप भी काफ़ी करीब हैं इमरान खान साहब के। ये बताएंगे, जब आपको कोरोना हुआ उसके बाद किस तरह से आपने इसका मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह आप सेहतयाब हो चुके हैं, कैसे इस जंग को जीता आपने? सामा ये जो जंग मैंने लड़ी है कोरोना के ख़िलाफ़ यहाँ न्यूयॉर्क में, ये मैं बताता चलूँ कि जब
फरवरी और मार्च में कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई हिदायत आई नहीं थी कि आपने अपने आप को महदूद करना है। तो जब मुझे कोरोना के आसार महसूस हुए, जिसमें बदन में दर्द, ज़ुकाम, खांसी, चक्कर आ रहे थे, तो उस वक्त मेरी जो डॉक्टरी की ट्रेनिंग है और मेरी वाइफ डॉक्टर समीना की जो ट्रेनिंग है, क्योंकि हमारे डॉक्टर ने कहा कि यहाँ अस्पतालों में तो आए ना, क्योंकि यहाँ लाशें ही लाशें हैं और ना यहाँ टेस्ट अवेलेबल है, ना मास्क अवेलेबल है, तो आप घर पे ही रहें। तो घर पे रह के हमने ये 2 हफ्ते पहले तो जो ही मैं ऊपर का मंजिल है, मैंने अपने आप को महदूद किया। मैंने मास्क N95 का मास्क साउथ कोरिया से मंगवाना पड़ा, और वो शुक्र है आ गया है, और हमने नाक और मुंह को कवर किया। मेरी वाइफ जो मेरी डॉक्टर भी बनी, नर्स और फ्रंटलाइन वर्कर भी, उन्होंने भी मास्क से कवर किया। और फिर रोज़ ये होता था कि ग़िज़ा में जो भी मैं अगर अंडा खा रहा हूँ तो हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज कच्चा उसके साथ। खरल साहब सवाल करना चाह रहे हैं जी। सलमान खान साहब, जिस तरह तो बड़ा ही आपने वर्स्ट एक सिचुएशन बताई कि जो अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जो आपने सूरत हाल बयान की, वहाँ पे आप मौजूद हैं इस वक्त, तो जिस तरह तबाही मचा रखी है वहाँ पे जो सूरत हाल आपने जो है उस हवाले से को मज़ीद क्या बताएंगे हमें? जी सलमान भाई। जी बड़ा अहम सवाल है आपका। यहाँ न्यूयॉर्क में तो ये कोरोना की गढ़ है जो न्यूयॉर्क है, इधर आग की तरह फैली है। और जब मुझे क्वारंटीन 4 अप्रैल को हुई, उस वक्त मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि यहाँ हस्पतालों में बहुत बुरे हालात हैं, टेस्ट भी नहीं है, ना मास्क हैं, ना गाउन, ना ग्लव्स, और रोज़ उनको लोग फौत होते नज़र आ रहे थे। आज तक जो है तकरीबन 18,000 और या 18,000 से ज़्यादा जो हैं लोग जाँ बहक हो चुके हैं कोरोना की वजह से, और 2.5-3 लाख के करीब केसेस हैं, और बहुत मुश्किल वक्त है। इसलिए इधर अगर आप बाहर जाएं, अगर आप बाहर जा सकते हैं तो कह रहे हैं कि मास्क पहने बगैर नहीं जा सकते। जिसने मास्क नहीं पहना उसको यहाँ $1,000 का फ़ाइन हो जाता है। और पूरे अमेरिका के अंदर जो है 8 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। सलमान साहब, एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे कि आपने जो लॉकडाउन था उस दौरान नौजवानों के लिए एक कोरोना के हवाले से एक गाना भी गाया, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में वो गाना सुना दें तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। जी बिल्कुल। देखें, जो 14 दिन अकेले में आपको गुजारने पड़ते हैं, उसमें मैंने सहारा लिया, दीन का सहारा लिया, कुरान शरीफ, नमाज, हदीस पढ़ी, सूरह रहमान 3 दफ़ा दिन में, इससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। आयतुल कुर्सी कुल आप पढ़ें। और फिर साथ में जो मेरे अल्लाह ने मुझे जो दी हुई है सलाहियत मौसीकी की, मैंने एक तराना बनाया, तुझे सलाम। और ये इंटरनेट और कंप्यूटर के ज़रिए जितने मेरे दोस्त और साथी हैं पाकिस्तान में और बाकी दुनिया में, उनको मैंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के नौजवानों को, जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सिक्योरिटी में हैं, आर्मी में हैं, फ़ौज में हैं, उनके लिए एक हमारी स्टूडेंट्स और हमारी ख़वातीन, उनके लिए एक पैगाम हो रमज़ान के लिए कि तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, क्योंकि उनका बहुत बड़ा एक अहम किरदार है पाकिस्तान को कोरोना से बचाने का। ये जो तराना है तुझे सलाम, इसके अंदर जिसमें साहिर अली बग्गा, महविश हयात, नूरी ग्रुप, अली नूर और अली हमज़ा और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, तकरीबन 100 के करीब लोगों ने मेरी मदद की बनाने में। और मेरे ख़्याल में मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ी प्रोडक्शन है। और ये क्योंकि मैं ये कोविड-19 से लड़ रहा था, तो और ज़्यादा मैंने इसमें अपना जुनून जो है वो इसमें इन्फ्यूज़ किया। तो देखते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा शुक्रिया आपका। और यकीनन फ्रंट लाइन पर हमारे जितने भी
लोग हैं, काम कर रहे हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और हम भी उनको सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपका कि आपने अमेरिका से हमें ज्वाइन किया। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। माशाल्लाह जिस तरह आप सेहतयाब हो चुके हैं, और इसी तरह जिस तरह मकसद यही था सलमान साहब से बात करने का कि लोग एहतियात करें, और ये बीमारी किसी को भी लग सकती है, कोई उम्र नहीं, कोई ये तबका नहीं कि आप कहाँ है, किसी वक्त भी कहीं भी, इसलिए अपने आप को महफूज रखने कम से कम घर से बाहर निकलें। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।